तो जेड डायनेस्टी एपिसोड 14 की शुरुआत होती है और हमें जुई की बड़ी बहन को बताया जाता है जो कि हेंजियान बेलिस है, जो आदमी को किडनैप किया था ना, उससे पूछताछ कर रही होती है। ये आदमी चलता है तो एक पीपल के पत्ते जैसा दिखने वाला पत्ता निकाल कर जुई की बड़ी बहन को दे देता है कि ये एक ट्रैकर है और इसे हम ट्रैकर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब इतने में हमें यहीं पर स्याओ फैन को बताया जाता है। स्याओ फैन चलता है तो इस बंदे को अपनी शक्तियों से जकड़कर अपने पास ले आता है और उसे पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि फेंजियान वैली में जो घंटा है वो किसी को इतनी जल्दी कैसे पहचान जाता है कि वो हमेशा बचता रहता है। अब भाई साहब जैसे ये बंदा स्याओ फैन की बात सुनता है ना, तो ये स्याओ फैन को बताने लगता है कि यहाँ से कुछ दूर एक जानवर रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसी जानवर की सहायता से फेंजियान वैली में वो घंटा बनाया गया है, क्योंकि ये जानवर है ना, ये किसी की भी सुगंध को बहुत ही दूर तक सूंघ सकता है। एक हिसाब से माना जाए तो वो घंटा भी किसी सुगंध को बहुत दूर तक सूंघ सकता है, इसलिए वो हमेशा किसी के आने पर बचता रहता है। अब भाई साहब जैसे ही ये बंदा कहता है ना, तो स्याओ फैन चलता है तो और भी सब पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि जो तुम्हारे फेंजियान वैली का एल्डर बू चैन है उसका उन अजीब सी क्रिएचरों के साथ किस प्रकार का संबंध है और आखिर फेंजियान वैली करना क्या चाहती है। अब भाई साहब जैसे ही स्याओ फैन इस स्टूडेंट से पूछता है ना, तो स्टूडेंट कुछ भी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं होता। हमारा स्याओ फैन भी समझ जाता है कि अब ऐसा लगता है कि फेंजियान वैली की किसी एल्डर को ही उठाना पड़ेगा तभी काम चलेगा। अब भाई साहब इसी के साथ सीन से होता है और हमें फेंजियान वैली को बताया जाता है। यहाँ पर बू चैन फेंजियान वैली में आ चुका था, लेकिन यहाँ पर हमें स्टूडेंटों का सबसे बड़ा स्टूडेंट बताया जाता है जो कि बू चैन से पूछ रहा होता है कि एल्डर आप कहाँ पर गए थे। आपको पता है ना कि फेंजियान वैली के लीडर ने मना किया है कि सेक्ट से कोई भी बाहर ना जाए। बू चैन चलता है तो इसे समझाने लगता है कि देखो टेंशन मत लो, मैं फेंजियान के लीडर को बता दूंगा कि मैं किस लिए बाहर गया था। अब इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट चलता है तो सभी को आदेश दे देता है कि कोई भी सेक्ट से बाहर नहीं जाएगा जब तक कि उसे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम ना हो। और यहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट भी समझ जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से स्याओ फैन और हमें जुई की बड़ी बहन को बताया जाता है। जुई की बड़ी बहन चलती है तो एक लेग पीस पकाकर स्याओ फैन को दे देती है। स्याओ फैन चलता है तो उस लेग पीस को मतलब कि उस लेग पीस को देखता है और फिर उसके बाद अच्छा बेहतरीन तरीके से नमक मसाला मिर्ची पाउडर सब कुछ डालकर उसका एक छोटा सा टुकड़ा जुई की बड़ी बहन को दे देता है कि अब इसे चाखो। अब भाई साहब जब जुई की बड़ी बहन हमारे स्याओ फैन का लेग पीस चाखती है ना, तो वो एकदम प्रसन्न हो जाती है क्योंकि लेग पीस बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। और तो और वो स्याओ फैन से कुछ कहने लगती है कि ऐसा लेग पीस तो मैंने कभी भी नहीं खाया है, तुमने भला एक कहां से पकाना सीख लिया। अब भाई साहब जैसे जुई की बड़ी बहन कहती है ना, तो हमारा स्याओ फैन सपनों में चला जाता है और प्याओ को याद करने लगता है कि जब उसने पहली बार प्याओ को भी ऐसा लेग पीस पकाकर दिया था ना, तो वो भी ऐसा ही कह रही थी। अब भाई साहब स्याओ फैन को सपनों में खोता हुआ देखकर यहाँ पर जुई की बड़ी बहन चलती है तो स्याओ फैन से पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर खो गए, ऐसा लगता है कि तुम किसी गहरी सोच में हो, तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे ही यहाँ पर जुई की बड़ी बहन कहती है ना, तो स्याओ फैन मना कर देता है कि तुम क्या मेरी प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। अब इतने में हम यहीं पर स्याओ फैन के बंदर को देखते हैं जो कि यहाँ पर आते ही अजीब तरीके से इशारा करने लगता है कि वहाँ पर कोई है। हमारा स्याओ फैन चलता है तो बाहर आता है और एक जगह पर देखने लगता है। इसके बाद हमारा स्याओ फैन चलता है तो जुई से कह देकर जाता है, मतलब कि जुई की बड़ी बहन से कहकर जाता है कि अब बेहतर होगा हमारे लिए कि अब हम अलग अलग रास्ते पर निकल जाएं। जुई की बड़ी बहन चलती है तो स्याओ फैन को समझाती है, लेकिन स्याओ फैन बिना कुछ कहे और बिना कुछ बात सुने यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जुई की बड़ी बहन को बताया जाता है। यहाँ पर जुई की बड़ी बहन अजीब से क्रिएचरों को और फेंजियान वैली को आपस में लड़ते हुए देख रही होती है। ताकि पहले तो जुई की बड़ी बहन सोच रही होती है कि आखिर ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, लेकिन फिर जुई की बड़ी बहन चलती है तो सभी फेंजियान वैली के सैनिकों को कंट्रोल कर उन अजीब से क्रिएचरों पर हमला करवाने लगती है। अजीब से क्रिएचर चलते हैं तो वो भी फेंजियान वैली पर हमला करने लगते हैं। अब इनके बीच आपस में लगे तिरी होने लगती है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे स्याओ फैन को बताया जाता है जो कि एक जगह पर फेंजियान वैली में घुस आया है और यहाँ पर घुसने के बाद वो सोच रहा था कि अगर मैं आगे बढ़ा तो ये घंटा दोबारा से बजने लगेंगे। इतने में हम स्याओ फैन के बंदर को देखते हैं जिसके ऊपर एक अजीब सी साक्षी चढ़ने लगी है। स्याओ फैन का बंदर चलता है तो हमारे स्याओ फैन को बताने लगता है ये घंटी है ना, इसे एक जानवर कैद करता है और वो जानवर है ना वो उस बॉक्स में रहता है। अब जैसे ही हमारे स्याओ फैन इस बॉक्स को देखता है ना, तो हमारे स्याओ फैन समझ जाता है। स्याओ फैन चलता है तो सीधा बॉक्स की ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही हमारे स्याओ फैन बॉक्स के पास पहुंचता ना, तो इस बॉक्स से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है और आसपास की घंटी बजाकर तेजी से यहाँ से भागने लगता है। अब जब आसपास के फेंजियान वैली के सैनिक ये देखते हैं कि कोई यहाँ पर आ गया है इसलिए घंटी बजने लगी है, तो वो यहाँ पर चारों तरफ से स्याओ फैन को घेर लेते हैं। लेकिन इतने में वो देखते हैं कि यहाँ पर स्याओ फैन नहीं बल्कि एक बंदर आया है, तो वो हमारे स्याओ फैन के बंदर को छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर स्याओ फैन था ना वो यहाँ से भाग गया था। जैसे ये घंटी बजी थी हमारे स्याओ फैन उसी अजीब से जानवर के पीछे लग गया था जो इन घंटियों को बजाता है। हमारे स्याओ फैन चलता है तो इस जानवर को फाइनली पकड़
पकड़ लेता है। अब इसके बाद स्याफेन चलता है तो और भी आगे बढ़ने लगता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर लगातार हो रही होती है एक दूसरे में। इतने में हमें उसी स्टूडेंट को बताया जाता है जो हमारे स्याफेन के साथ वेस्ट टोंग रीजन में गया था ट्रेजर को प्राप्त करने के लिए। ये स्टूडेंट यहाँ पर समझ जाता है कि शायद अब इन क्रिएचरों से फेंजियान वैली के स्टूडेंट नहीं जीत सकते। इनसे जीतने के लिए हमें हमारी एक एल्डर को उठाना होगा, तभी वो इनसे जीत सकते हैं। अब भाई साहब यह कहकर ये दोनों चलते हैं, मतलब कि एक लड़का और एक लड़की, तो फेंजियान के सेकंड एल्डर को बुलाने के लिए जाने लगते हैं और यहाँ पर जो बू चैन था ना उसे छोड़ जाते हैं ताकि इन अजीब से क्रिएचरों को वो फेंजियान वैली में ना घुसने दे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इन दोनों बंदों को बताया जाता है, एक लड़का और एक लड़की को बताया जाता है जो कि तेजी से एक दिशा की ओर जा रहे होते हैं। हमारा स्याफेन चलता है तो इनका पीछा करने लगता है कि आखिर कहाँ पर जा रहा है। अब इतने में लड़का और एक लड़की चलती हैं तो एक टावर के पास आते हैं जो कि हमें पिछले एपिसोड में बताया गया। इस टावर के पास आते हैं और यहाँ पर एक एल्डर को उठाने लगते हैं। अब इतने में हमें एक एल्डर को बताया जाता है जो कि इस टावर से बाहर निकल कर आ जाता है। यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की चलती हैं तो इस एल्डर को सब कुछ बताने लगते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और सेक्ट के लीडर ने आपकी मतलब कि आपके बारे में कहा है कि आप फेंजियान वैली की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ये बुड्ढा भी मान जाता है और तेजी से इन दोनों के पीछे ही जाने वाला होता है, तभी से महसूस होता है और ये आइस अटैक चारों तरफ कर देता है। अब इतने में हमारे स्याफेन को बताया जाता है जो कि इन सबकी बात सुन रहा होता है। अब जैसे ये बुड्ढा अटैक करता है ना चारों तरफ, तो हमारा स्याफेन यहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। हालांकि इस बुड्ढे का अटैक हमारे स्याफेन में लग तो जाता है लेकिन हमारे स्याफेन को जाना अंतर नहीं। ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ से निकल जाता है और अजीब से क्रिएचरों से लड़ने के लिए। अब इतने में हमारे स्याफेन को बताया जाता है जो कि इस बुड्ढे की पावर को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन स्याफेन चलता है तो अपनी डिमोनिक पावर को रिलीज करता है ना, तो उसके हाथ में अभी जो आइस वाला अटैक लगा था ना वो भी पलक झपकते डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर क्या हमें इसी अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।